हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरा क्लासेस। माय नेम इज आकांक्षा पटेल। और आज का सेशन जो है ये प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूटी वर्जन है। पिछले वीडियो में हमने एमपी से 2022 फिजिक्स पेपर के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि सेट एग्जाम में सब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चन आते हैं। तो हमने सीक्वेंस बनाया है कि हम 4 पार्ट में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे और हर वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो पहला वीडियो जो था उसमें हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज उसी का सेकंड पार्ट है, इसमें हम रिमेनिंग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही दो वीडियो आगे भी आपको और देखने को मिलेगी। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन रह गया था, है ना। वो इसलिए रह गया था क्योंकि उसमें ऑप्शन गलत दिए हुए थे और टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था करके, फिर मैंने बोला इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज लैग्रांजियन का क्वेश्चन। उसके बाद हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो बिगिन करते हैं सेशन को। एंड वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन दिस प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे क्या दिया है हमको, यहाँ दिया है हमको लैग्रांजियन गिवन है, हमको हैमिल्टोनियन निकालने बोला है। आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, हम मास्टर्स में ये पढ़े रहते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो ये अगर हमको लैग्रांजियन गिवन है और हमको हैमिल्टोनियन निकालना है तो ये इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ क्यू आई डॉट क्या होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और पी आई डॉट क्या होता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम। ओके, एंड लैग्रांजियन जो है वो किसका फंक्शन होता है, एक्स एंड एक्स डॉट का। और हमारा हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन होता है, पी एंड क्यू का। एक्स ना लिख के मैं क्यू एंड क्यू डॉट करती हूँ, क्योंकि हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे लैग्रांजियन जो है वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट आएगा और उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम आएगा और एल आएगा। ओके, अब हम पी निकालते हैं यूजिंग लैग्रांजियन, यहाँ सबको पता होता है। ठीक है, इसको एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्या आएगा, एम एक्स डॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एम एक्स साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। इसमें एक्स डॉट का टर्म है नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे। नाउ अब हम इस पी को उधर पुट करते हैं तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, एम एक्स डॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस एम एक्स एक्स डॉट sin 2 omega t divided by 2 minus of Lagrangian, that is mx dot square sin square omega t divided by 2 minus mx x dot sin 2 omega t divided by 2 minus m omega square x square divided by 2। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हैमिल्टोनियन हमारा क्या आएगा, और ये दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाती हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं इसके आगे का। सो हैमिल्टोनियन कितना था हमारा, एक्स डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर एम एक्स डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसका यूज करके हम एक्स डॉट की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ टी। तो क्या था हमारा, मैं यहाँ करती हूँ कंटिन्यू, एम एक्स डॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस एम एक्स साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक ओमेगा भी था इधर, इधर एक ओमेगा भी है। हाँ, एक मेंशन ओमेगा भी है ना, या ओमेगा भी था। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा भी है। अब यहाँ से एक्स डॉट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी माइनस
P minus divided by m sin square ओमेगा t। ओके, सो x डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको मैं 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी में करती हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा? m ओमेगा x डॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई m साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अब x डॉट यहाँ से लिखते हैं तो p माइनस, मैं अलग अलग कर दूं, m साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन और कॉस ओमेगा टी अपॉन साइन ओमेगा टी क्या हो जाता है? कॉट, और m से m कैंसिल, तो क्या बचेगा? x डॉट ओमेगा कॉट ओमेगा टी। ठीक है, ये आया हमारा क्या? x डॉट आया। एक ये x डॉट नहीं है, ये x है, ये x है, दिस इज x। ओके, अब इस x डॉट की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? m साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई रहने देते हैं, क्योंकि ये और ये वाला टर्म जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई में रहते, माइनस m ओमेगा x साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई m साइन ओमेगा टी स्क्वायर का स्क्वायर, बिकॉज इट इज x डॉट स्क्वायर, माइनस m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब ये मल्टीप्लाई होगा, m से m कैंसिल, साइन स्क्वायर ओमेगा टी से साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैंसिल, बट यहाँ a स्क्वायर है, सो हमारे पास नीचे m साइन स्क्वायर ओमेगा टी बच जाएगा। सो वी हैव p माइनस m ओमेगा x साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, एंड नीचे है 2m साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऐसे मैं कर दूं ताकि अब h इज इक्वल्स टू, अब इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा? p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज एक, अब ऊपर ऊपर ये है m, नीचे एक m है, बट ये m स्क्वायर है तो एक m बच जाएगा, तो हमारे पास ऊपर एक m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ का एक साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा और नीचे भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा? कॉस ओमेगा टी, और नीचे क्या बचा? 2 माइनस, क्योंकि ये माइनस में है तो 2a इंटू बी, फिर 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, साइन का एक साइन से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा? p ओमेगा, क्योंकि m से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, साइन एक साइन से, तो फिर क्या बचेगा? कॉट ओमेगा टी। ठीक है, माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। सो ये हमारा एक्सप्रेशन है हैमिल्टोनियन का। समझ आया ना? यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जो है वो डायरेक्ट लिख दिए नीचे, सिंप्लीफाई करके, आप लोग करके देखेंगे आज से तो समझ आ जाएगा। अब हमको क्या निकालने बोला गया है? हमको बोला गया है हमको इक्वेशन निकालना है, मिल्टन्स इक्वेशन। ठीक है, तो मैं एक बार रीराइट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ पाए। h इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2m साइन स्क्वायर ओमेगा टी 2m साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर cos ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस p ओमेगा एक्स cot ओमेगा टी माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब क्या निकालना है? एक्स डॉट क्या होता है? डेल एच अपॉन डेल पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये टर्म आएगा, ये तो कैंसिल, ये टर्म आएगा, ये भी कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा p अपॉन m साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स कॉट ओमेगा टी। ठीक है, और p डॉट निकालेंगे तो दैट इज माइनस डेल एच अपॉन डेल एक्स, तो ये टर्म आएगा और ये टर्म आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा m ओमेगा स्क्वायर एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो ये हमारा p है और ये हमारा x है, बट ये दोनों ऑप्शन से मैच नहीं करते हैं, एक भी ऑप्शन से मैच नहीं करता। देखिए सबसे पहले तो इसमें सिर्फ सिंगल सिंगल टर्म है एक्स डॉट में, है ना, तो यहाँ ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं हमको, है ना, हमको रॉन्ग ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये डिलीट हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था प्रीवियस के कंटिन्यूटी का, अब फ्रेशली 76 to 100 क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है कि ग्लास और एयर का इंटरफेरेंस है, इंटरफेस है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, हमको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालना है। ओके, सो यहाँ पे दो केसेस आता है ना, अगर आप लोग पढ़े होंगे इसको, तो पोलराइजेशन वाला जो है ना, इसमें दो केसेस आते हैं। एक जब हम इंसिडेंट जब हम करते हैं तो हम नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं, तो नॉर्मली इंसिडेंट में दो फॉर्मूले होते हैं। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 का स्क्वायर, और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है 4n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज हमारी ऑब्लिक होती है, मतलब कोई एंगल में होती है इंसिडेंट, जो प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें हम फ्रेनेल्स इक्वेशन यूज करते हैं, हम इसमें क्या यूज करते हैं? फ्रेनेल्स इक्वेशन। तो ऑब्लिक मतलब एक कोई पर्टिकुलर एंगल में, एट एंगल, सर्टेन एंगल। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले होते हैं, मैं फॉर्मूले इसलिए लिखा रही हूँ ताकि आगे अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आए तो आपसे बन जानी चाहिए। n1 cos थीटा आई माइनस n2 cos थीटा टी। अब यहाँ क्योंकि एंगल हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ट्रांसमिशन, ये रिफ्लेक्शन आएगा, रिफ्लेक्शन आएगा n1 cos थीटा आई प्लस n2 cos थीटा टी, इसी के करस्पॉन्डिंग टी एस। अब मैं यहाँ पे टी एस और आर एस एस क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो हम इसको एस 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 करके डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ एस, ट्रांसमिशन ऑफ एस करस्पॉन्डिंग टू एस। ठीक है, लेकिन जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल होता है प्लेन ऑफ इंसिडेंस के, तो हम उसको पी बोलते हैं। ओके, इसका क्या फॉर्मूला होता है इंसिडेंस ट्रांसमिटेड का? 2n1 cos थीटा आई
ये फॉर्मूला भी आप लोगों को एज इट इज पूछ सकते हैं, प्लस ऐसी क्वेश्चन आ सकता है जैसे ये क्वेश्चन आया है आप लोगों का। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, n1 cos थीटा। ये बहुत इजी है, एक दो बार लिखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। बाकी इन चीजों को डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अभी टाइम कम है ना। तो बेटर है कि याद कर लेना, और बाकी तो सारी चीजें आप लोगों को पता ही है। n2 cos थीटा i प्लस n1 cos थीटा t। ओके, और इसमें TP होता है सेम 2n1 cos थीटा i। न्यूमरेटर देखिए दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर में ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज कर दिया है। पहले इंसिडेंस के साथ 1 आया था, लेकिन P वाले में 2 आ रहा है, बस और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमने प्रीवियस वीडियो जो देखा था उसमें लास्ट क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले से सॉल्व हुआ था, उधर पे जस्ट फेस पूछा था वो। अभी वाला क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल दिया है, नॉर्मल इंसिडेंस है ना, इसीलिए। तो कुछ नहीं करना है, R इज इक्वल्स टू दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा, 0.5 अपॉन 2.5 विच इज नथिंग इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल्स टू, ये कितना आएगा, 0.2 का स्क्वायर, और ये कितना होता है हमारा 0.04। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बहुत कुछ नहीं था उसमें, एकदम इजी क्वेश्चन था। अगेन ये ऑप्टिक्स से क्वेश्चन है, ब्रूस्टर्स एंगल से ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है आप लोगों का। ब्रूस्टर्स एंगल पता ही होगा आप लोगों को, tan p इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, है ना। p भी लिखते हैं कई लोग, थीटा p भी लिखते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या होता है ब्रूस्टर्स एंगल, एट अ सर्टेन एंगल, कोई एक एंगल होगा हमारे पास जिसके लिए ये हमारी क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, तो इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है और पैरेलल कंपोनेंट भी है, बट एक पर्टिकुलर एंगल जिसको हम ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं, उसके लिए जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है ये पोलराइज्ड हो जाती है। और ये जो डॉट प्रोडक्ट डॉट कंपोनेंट है ना, ये क्या बताता है, सॉरी, डॉट कंपोनेंट हमको क्या बताता है कि हमारा जो वेव है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को बताता है, ये हमारे प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट को बताता है। तो पूछ क्या रहा है कि अगर अनपोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करती है एक सरफेस में जिस पर दो इलेक्ट्रिक मीडिया, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, किस पे, ब्रूस्टर्स एंगल पे। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होती है इलेक्ट्रिक वेक्टर, वो क्या होता है, वो हमेशा लीनियरली पोलराइज्ड होता है विथ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर। ये क्या होगी हमारी, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, बट इसका जो वाइब्रेशन का पोलराइजेशन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का जो वाइब्रेट होने का जो प्लेन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और वहीं ये वाली जो है ये भी प्लेन पोलराइज्ड होती है, लेकिन इसका जो वाइब्रेशन होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, समझ आया। तो सही करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था, ब्रूस्टर्स एंगल से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये जैसे पूछ लिया वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको देखेंगे ना तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब सोचेंगे कि कौन सी चीज डायमेंशन लेस है, ये निकालना है हमको,
है ना। ऐसा तो फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं, बट ये बहुत इजी है। एक बहुत इजी सा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक ये और एक ये तो स्पीड ऑफ लाइट, जो कि मैक्सवेल्स इक्वेशन को डिराइव करके सॉल्व करते हैं। बस इन दोनों का हेल्प चाहिए हमको, और कुछ नहीं करना। यस। अब यहाँ से सी की जगह इस वैल्यू को पुट कर दो, है ना। कई बार कुछ समझना है ना, तो जो फॉर्मूलेज हमको पता होते हैं ना, उनसे भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको हर चीज पता हो, बट जो चीज पता है हम उससे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। अब मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगी, है ना। तो ये क्या, वन, जो कि क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी होगी, डायमेंशनलेस, क्योंकि कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो ये कैसी क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। हम सोचते रहेंगे इसको, हम इम्पिडेंस वाले से दिमाग लगा सकते हैं ना। जो इम्पिडेंस z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला होता है, ये z इक्वल्स टू ई बाई एच करके होता है, उससे दिमाग लगाएंगे। बट इसका कोई काम नहीं है, ये एकदम सिंपल इससे हो जाने वाला है। ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है हमको, कंपोनेंट्स दिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक्स में जीरो है, वाई में जीरो है, सिर्फ जेड में मूव कर रही है, और बोल रहा है टाइम रेट वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ये मैक्सवेल्स का थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाय हार्ट याद होनी चाहिए सबको। चारों के चारों मैक्सवेल्स इक्वेशन एकदम अच्छे से याद होने चाहिए हर किसी को, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बनते हैं, प्लस इजी होता है ये। ठीक है, सबको कर्ल निकालना आता ही होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। अब एक्स कॉम्पोनेंट जीरो, वाई कॉम्पोनेंट जीरो, जेड कॉम्पोनेंट दिया हुआ है ई नॉट कॉस। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखती हूँ, समझ जाना कि इधर पे मैंने जेड कॉम्पोनेंट लिखा है ना। जब मैं मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप लोग इस चीज को समझ जाएंगे। ठीक है, हमारा ए जेड कॉम्पोनेंट। अब इसको, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है। एक्स इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो ये तो जीरो हो गया। अब जेड में ये देखो कि वाई टर्म है एक भी नहीं, तो आई कॉम्पोनेंट क्या आएगा, जीरो। आई कॉम्पोनेंट जीरो आएगा हमारा। ठीक है। अब जे कॉम्पोनेंट में ये इसके साथ तो क्या होगा हमारा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई जेड, और ये इसके साथ हो तो जीरो हो जाएगा। और अगेन हमारा जो के कॉम्पोनेंट है वो भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों कॉम्पोनेंट जीरो है। तो डेल बी बाई डेल टी कैसे लिखेंगे हम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जे कैप। ठीक है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ई नॉट कॉस टू पाई एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब देखो कोई लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे और देखेंगे माइनस माइनस प्लस, जे कैप है, जे कैप प्लस वाला यही है, तो यही आंसर होगा। बट नहीं, आपको सॉल्व करके देखना है इसको, है ना। तो हमेशा क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नेट की तरह कई बार सेट में भी जो है गलत ऑप्शन, गलत भी दिया रहता है। ठीक है। ई नॉट कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी कांस्टेंट है, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन टू पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा, और एक्स का क्या होगा, टू पाई बाई लेमडा। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, फर्स्ट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि हमारे पास
म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास, ये मान लो एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप, ठीक है। मान लो मैंने ई इधर ली, ये मेरी बी है, तो मेरा प्रोपोगेशन किस साइड हो जाएगा, की, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, एंड बी इज नथिंग बट के क्रॉस टी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये फॉर्मूला डिवाइडेड बाई डी, है ना। सो के क्रॉस ई मतलब एक्स क्रॉस वाई इज जेड, तो हमने सही बनाया। तो अब बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसका पाथ कैसे होगा, तो ये पता है, साइक्लॉइड पाथ करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट कराएगी चार्ज पार्टिकल को, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको सर्कुलर मोशन देगी। तो वो सर्कुलर मोशन करते करते साइक्लॉइड मोशन करेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, साइक्लॉइड मोशन। ओके, नेक्स्ट है, अभी क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन है ना। क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। क्या गिवन है, बोल रहा है फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन गिवन है हमको, है ना, इन द रीजन इतना। पूछ रहा है इस रीजन में प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट मॉड साई का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू साई इनटू साई स्टार। अभी देखने को बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हमको साई ऑलरेडी गिवन है, और साई देखो हमको पी के टर्म्स में है, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि यार इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म से करेंगे क्या, क्योंकि हमको उसको उसमें चेंज करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। पी एक्स बाई एच क्रॉस माइनस ई टी बाई एच क्रॉस लिखने का तरीका है, आप लोगों को कंफ्यूज करने का तरीका है ये। psi is equals to 1 upon under root of 2a एक्सपोनेंशियल, ठीक है। p बाई एच क्रॉस क्या होता है, kx, e बाई एच क्रॉस क्या होता है, ओमेगा टी। सिंपल, प्लेन वेव का इक्वेशन है ना। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद इन द रेंज 0 से a बाई 4। अब साई इंटू साई स्टार करेंगे, साई इंटू साई स्टार। अब अच्छी बात क्या है इसमें, कि इसमें आयोटा है, और जब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन देख बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है, 1/√2a, बट ये है बहुत इजी क्वेश्चन। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी आयोटा, और एक स्टार का लेंगे तो स्टार में हमारा नेगेटिव आ जाएगा, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस आयोटा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, डी एक्स। क्या बचेगा हमारे पास, 0 से a बाई 4, 1/2a इंटू डी एक्स, कितना आएगा ये, 1/2a। एक्स का इंटीग्रेशन, डी एक्स कुछ नहीं, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 1/8। सिंपल, ओके। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी ये स्टेप पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमको बोल रहा है कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट को एज, अगर हम इसके टर्म्स में लिखें ई अपॉन वी नॉट, तो कैसा होगा। तो ये स्टेप पोटेंशियल का क्वेश्चन है। हम लोग जब वन डायमेंशनल बॉक्स सॉल्व करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, है ना। हम 1D सिमेट्रिक बॉक्स सॉल्व करते हैं, 1D एंटी सिमेट्रिक सॉल्व करते हैं, फिर हमारा डिराक डेल्टा पोटेंशियल आता है, फिर हमारा रेक्टेंगुलर बैरियर पोटेंशियल आता है ना। ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। ये हमारा जो है ये पोटेंशियल स्टेप है, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर भी बोलते हैं या पोटेंशियल स्टेप बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या गिवन है कि
इसका डेरिवेशन तो हम नहीं करेंगे, बाकी इसका रिजल्ट मैं बताऊंगी, क्योंकि डेरिवेशन पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है और एग्जाम में भी करने की जरूरत नहीं है। हमको इसके रिजल्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि अगर हम एग्जाम में इस चीज को निकालने के बैठेंगे तो हमारा बहुत टाइम चला जाएगा और ये क्वेश्चन स्किप हो जाएगा। और याद रखिए कि सेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है तो उस क्वेश्चन को आप कोशिश करिए कि लास्ट में करेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना आप लोगों को, ठीक है। सो मान लो यहाँ से मेरा वेव आता है तो इसके दो केसेस बनते हैं, है ना। अगर मेरे पार्टिकल की एनर्जी जो है वो पोटेंशियल से कम है तो ये ऑसिलेटरी, अगर मेरे पार्टिकल की एनर्जी जो है पोटेंशियल से कम है तो ये ऑसिलेटरी फंक्शन दिखाता है। कब? जब x लेस देन जीरो है। और फिर डिके कर जाता है तब, जब x ग्रेटर देन जीरो है। इसके करस्पॉन्डिंग हमको एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं जिसको हम, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सॉरी, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मिलता है। तो ये वो वाला केस नहीं है, क्योंकि इसमें हमको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट नहीं मिलता, हमको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कब मिलता है, हमको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट तब मिलता है जब हमारी एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन वी नॉट होती है। इस केस में हमको जो वेव फंक्शन मिलता है वो कम्प्लीटली ऑसिलेटरी होता है, कम्प्लीटली ऑसिलेटरी वेव फंक्शन मिलता है हमको, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिखा देती हूँ, R इज इक्वल्स टू अंडर रूट, भी इसका डेरिवेशन होता है, ये सेम जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमने उसके लिए निकाला ना अभी, वेव के लिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, सेम वैसी है। दोनों एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं, तो याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अभी रिफ्लेक्शन पूछा है, आगे कभी ट्रांसमिशन पूछ सकता है, ई और वी नॉट की वैल्यू देगा, बोलेगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालो, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालो, तो ये निकालने हमको आना चाहिए, है ना। सॉरी। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आर वर्सेस क्या ग्राफ बनाना है, ई अपॉन वी नॉट। अब कॉमन सेंस लगाओ, जैसे जैसे ई का वैल्यू ज्यादा होगा हमारा डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है ये बढ़ेगा, है ना, ये इंक्रीज होगा। इसका मतलब हमारी आर की वैल्यू डिक्रीज होगी। इसका मतलब अगर एनर्जी बढ़ रही है तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट डिक्रीज होगा, और वैसे भी लॉजिकली सोचो बैरियर है, एनर्जी ज्यादा होगी तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि ट्रांसमिट कर जाएगा, बहुत कम पोर्शन होगा कि रिफ्लेक्ट करेगा, है ना, ज्यादा से ज्यादा पोर्शन ट्रांसमिट कर जाएगा। ठीक है, मैंने नॉर्मल बना दिया है बट समझो उसको, ये इंसिडेंट है, ये ट्रांसमिटेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, और आप लोगों को ये चीज पता हो कि जब हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को ऐड करते हैं तो हमको प्रोबेबिलिटी की तरह इसकी वैल्यू भी हमेशा वन आती है। इसका मतलब कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है ये हमेशा वन से छोटी क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो ये हमारा आर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई वी नॉट। जब सबसे मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है आर की, वन, इक्वल्स टू वन। कब? जब ई जो है वो लेस देन वी नॉट है, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ट्रांसमिट करेगा ही नहीं। सॉरी। लेकिन जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एक्सपोनेंशियली डिके करते जाएगा। ये बहुत ज्यादा ही गलत बन गया है, अच्छे से जैसे जैसे
ऐसे एक्सपोनेंशियल लेके करें। और इसका उल्टा होता है, जब जीरो है मतलब लेस देन है तो ट्रांसमिशन बिल्कुल नहीं होता, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो ट्रांसमिशन की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। तो ये ग्राफ भी आना चाहिए। तो इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। देखो एक्सपोनेंशियल लिखे इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, ये वाले ये दोनों, है ना। लेकिन यहाँ पे ये चीज जो गलत है, ये कांस्टेंट होती है बहुत समय तक के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। Now next question है expectation value of potential energy for one dimensional simple harmonic oscillator। अगेन ये किसका है? क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन दिया है आपको। सबसे पहले तो वेव फंक्शन पता होना चाहिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन आप लोगों को पता है क्या होता है? 2 to the power n अंडर रूट पाई n factorial whole to the power 1/2 e to the power minus alpha square x square divided by 2 h n of alpha x। ठीक है, हर्माइट पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। क्या होता है ये? 1 h 1 of alpha x कितना होता है? 2 alpha x होता है। h2 of alpha x क्या होता है? 4 alpha square x square -2। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? अल्फा की वैल्यू होती है हमारी m ओमेगा बाई h क्रॉस का अंडर रूट, और अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? m ओमेगा बाई h क्रॉस। क्या हो जाएगी? m ओमेगा बाई h क्रॉस। ठीक है, अब ये सबको पता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो रियल वेव फंक्शन का, हम मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, वो हमेशा जीरो आता है। और हमारा जो ये वेव फंक्शन है ये भी रियल ही है। तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम चाहे ग्राउंड स्टेट के लिए निकालें, चाहे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालें, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए निकालें, सबके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो। हाँ, लेकिन पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये जीरो नहीं होता। ठीक है, पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होती, उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट। ये क्या है? लैडर ऑपरेटर का क्वेश्चन है, अगेन क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। ऑपरेटर से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक आगे क्वेश्चन दिया है, कम्यूटेटर वेक्टर को सॉल्व करना है। ऑपरेटर वैसे भी आपको पता चल होने चाहिए, जैसे स्पिन के पता होने चाहिए, एंगुलर मोमेंटम के पता होने चाहिए, है ना। ये सारे ऑपरेटर्स आपको पता होने चाहिए। फिर आपका ए डैगर ए, ये वाला पता होना चाहिए, है ना। राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स जो है हमारी, सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, और फिर कौन करेक्ट नहीं है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये याद भी होना चाहिए क्योंकि डिराइव तो कर नहीं पाएंगे, जस्ट फॉर्मूला है। तो क्या है इसका फॉर्मूला? आई एच क्रॉस साइन फाई डेल बाई ऑफ डेल थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस फाई डेल बाई ऑफ डेल फाई। देखते जाइए, पहले साइन लिया फाई, कॉस फाई दोनों में आया, फिर कॉट थीटा और फाई और थीटा के रिस्पेक्ट में। अब बाई जो है ना, इसमें हमको क्या करना है? हमको ना फाई वाले को डिफरेंशिएट कर देना। इसमें फाई को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा हमारा? पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव। कॉस फाई डेल बाई ऑफ डेल थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज, कॉस का साइन फाई डेल बाई ऑफ डेल फाई। एल जेड ये तो सभी को पता होता है, इजी होता है, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई ऑफ डेल फाई। और एल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन फाई डेल बाई ऑफ डेल थीटा साइन थीटा डेल बाई ऑफ डेल थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर अपॉन डेल फाई स्क्वायर। ठीक है, अब
पहला ऑप्शन देखें तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरे ऑप्शन में यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये अंदर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये इनकरेक्ट है, करेक्ट होना चाहिए। बाकी तो सारी चीजें सही है, ये सही है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में जो वेव फंक्शन होता है ना, वेव फंक्शन दो पार्ट्स में होता है। एक उसका रेडियल पार्ट होता है, पता है सबको, रेडियल पार्ट होता है, और एक होता है स्फेरिकल हार्मोनिक्स, जो कि थीटा और फाई पे डिपेंड करता है। ये क्या है हमारा, ये हमारा रेडियल पार्ट है। ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स है। ये क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ओके, अब हम जब पैरिटी की बात करते हैं, तो पैरिटी क्या होती है, पोजीशन साइन को बताती है। मतलब जब मैंने x से -x किया उस वेव फंक्शन को, तो मेरा अगर वेव फंक्शन चेंज हो रहा है तो पैरिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, अगर नहीं कर रहा है तो पैरिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम r -r, मतलब हम पैरिटी चेंज करेंगे। तो r थीटा फाई का फंक्शन होता है, कौन, वेव फंक्शन। और जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो r ही का r रहेगा, पाई माइनस थीटा और पाई प्लस फाई, ये चेंज हो जाएगा पैरिटी चेंज करने के लिए, और पैरिटी। ठीक है, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। अब ये डाउट मींस क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन है, तो मैं बहुत क्लियरली सारी चीजें नहीं बता पाऊंगी, बट इतना पता होना चाहिए, तो मैं बेसिक आपको बता दूंगी। ठीक है, अब सॉरी, वाई एल एम, जब हमने पाई माइनस थीटा किया, जब हमने पाई माइनस थीटा किया और पाई प्लस थीटा किया, तो क्या आ रहा है ना, इसका भी डेरिवेशन होता है, बट आप लोगों को अभी डेरिवेशन करने का ना तो टाइम है और ना उसका कोई रोल है, क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में नहीं पूछता। ये आता है -1 to the power l वाई एल एम थीटा फाइव। इसका मतलब ये पैरिटी वाला टर्म है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एल, एल क्वांटम नंबर में। तो हमारा जो पैरिटी होता है हाइड्रोजन एटम का, ये किस पे डिपेंड करता है, ओनली एल में। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ एल पे। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका वेरिएशनल, मतलब आपके अप्रोक्सीमेशन मेथड्स, वेरिएशनल मेथड से है ये। अप्रोक्सीमेशन मेथड्स आप पढ़ते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में, उसमें तो क्या दिया है, एक वन डायमेंशनल बॉक्स दिया हुआ है, उसकी वॉल दी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, क्योंकि हम वेरिएशनल मेथड से सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ही निकालते हैं, आप लोगों को पता होगा। हम परटर्बेशन मेथड यूज करते हैं अगर हमको और कोई उसमें करेक्शन निकालना है, तो वो सारी चीजें। तो हमारे पास यहाँ पे एक 1D बॉक्स है। ठीक है, अब वेरिएशन मेथड का यूज करने के लिए हमको ट्रायल वेव फंक्शन पहले से पता होना चाहिए। तो हमारे पास ट्रायल वेव फंक्शन हमको दे दिया है, दैट इज एक्स एल माइनस एक्स। क्योंकि ये नॉर्मलाइज नहीं है, तो सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करेंगे फ्रॉम रेंज 0 to L। नॉर्मलाइज करने का फॉर्मूला ये पता ही होगा आप लोगों को, है ना, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा, x² L माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको नॉर्मलाइज करेंगे, हमने एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू जब आप लोग सॉल्व करेंगे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखी है, तो इसकी वैल्यू आती है 30/L⁵। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है, ये है हमारी 30/L⁵, हाफ। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हम हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, है ना। और ये हमको पता है कि H psi इज इक्वल्स टू E psi है। ठीक है,
तो हम सबसे पहले हैमिल्टोनियन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे। साई हैमिल्टोनियन क्या होगा, माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल 2 पाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई, क्योंकि ये लिखा हुआ है वन डायमेंशनल बॉक्स है, वन डायमेंशनल बॉक्स में पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, इसलिए हमने यहाँ पे पोटेंशियल नहीं लिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो से एल, जीरो से एल, साई के लिए ए की वैल्यू कितनी है हमारी, इधर का ए और हाफ और इधर का ए हाफ, दोनों मिला के ए हो जाएंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रही हूँ इस ए की, 30 अपॉन एल टू द पावर 5। ठीक है, और माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, यहाँ पे हमारा एक्स एल माइनस एक्स एक और टर्म आएगा है और ये यहाँ से इसके साथ एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ डिफ्रेंशिएट होगा, डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, 30 अपॉन एल टू द पावर 5 बाहर आ गया, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m बाहर आ गया, बिकॉज ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 से एल एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इसके साथ डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो एक बार करेंगे तो क्या आएगा, एल माइनस 2, दूसरी बार करेंगे -2, तो यहाँ -2 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा ये हमारा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव, तो 30 एच कट स्क्वायर अपॉन एम एल टू द पावर 5, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक्स स्क्वायर एल अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से एल, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 एच कट स्क्वायर अपॉन एम एल टू द पावर 5, एल क्यूब आएगा, एलसीएम करेंगे तो ये एल क्यूब डिवाइड बाई 6 आ जाएगा। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 स्क्वायर अपॉन एम एल, क्योंकि कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने बोला था ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए पहले एग्जैक्ट ऑपरेटर पता होना चाहिए। सबको पता है क्या होता है, एक्स 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 वाई एग्जैक्ट, एक बार मैं रिवाइज करवाने के लिए आप लोगों को लिखवा लेती हूँ, 10, ठीक है, 0 1 1 0, या इसको हम सिग्मा एक्स भी बोलते हैं, जो कि पाउली मैट्रिक्स होती है। फिर एस वाई माइनस आयोटा 0, ये सिग्मा वाई एच क्रॉस बाई 2, और एच जेड जो होता है ये होता है एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2, 1 0 0 -1, ये याद होनी चाहिए। ये एज इट इज भी पूछ सकते हैं, मतलब एमसीक्यू में आ सकता है डायरेक्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेट्राइसिस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमेट्राइसिस, या निकालने के लिए भी आ सकता है। अब हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो वेव फंक्शन दिया हुआ है, नॉर्मलाइज्ड भी है, नॉर्मलाइज्ड है ना, 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 5 आ ही रहा है, नॉर्मलाइज्ड है। तो इसका ब्रा लिख देते हैं इधर, 2 1 एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 2, 1 0 0 -1, और इसका कैट लिख देते हैं 5 है, ये है कैट। ठीक है, अब इसको ये से मल्टीप्लाई, सबसे मल्टीप्लाई आएगा तो एच क्रॉस अपॉन 5 2 से 10 आ जाएगा, 2 1। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, तो ये कितना जाएगा, और अब इसके 2 2 जा 4 -1, दैट इज 3 एच क्रॉस डिवाइडेड बाई 10। सिंपल आंसर था। एक्स एक्स भी पूछ सकता था, एक्स वाई भी पूछ सकता था, कुछ भी निकाल के पूछ सकता था, है ना। तो ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पॉलीमेट्राइसिस भी पता होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए पॉलीमेट्राइसिस की। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फर्मीज गोल्डन रूल, ये हमारा किस में आता है, ये भी हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड है बट ये टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है। क्या है? टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। उसमें हम यूज करके निकालते हैं कि फॉर्मूला टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का। टाइम इंडिपेंडेंट में तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, बट टाइम डिपेंडेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, और ये इसका फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला भी पूछ सकता है, इसका कैलकुलेशन शायद ही पूछेगा, बट ये हमको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा मैट्रिक्स एलिमेंट है। ये क्या है? हमारा मैट्रिक्स एलिमेंट। ये क्या है? हमारा डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और ये किस चीज का फॉर्मूला है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का। अब क्या बोल रहा है कि ये किस पे डिपेंड करता है, ट्रांजिशन रेट या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी? देखो, टाइम के इंडिपेंडेंट है नहीं, यहाँ पे टाइम का डिपेंडेंसी आती है। एनर्जी जो है ये हमारा टाइम पे डिपेंडेंट होता है, तो यहाँ टाइम डिपेंडेंसी आता है। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम नहीं, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है, तो ये आंसर सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो मैंने बोला था ना कॉम्यूटेटर वाला है, ये क्वेश्चन तो आएगा आपका, चाहे मोमेंटम नॉर्मल लीनियर से आए, या आपसे एंगुलर मोमेंटम से आए, लैडर ऑपरेटर से आए, राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर से आए, किसी से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स कैप डेल साई बाई डेल एक्स कैप माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कैप इंटू साई। ठीक है, तो ये एक्स डी साई बाई डी एक्स माइनस फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड माइनस एक्स का, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साई बचेगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो ये क्या बन गया हमारा? आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो ये हमारा वेक्टर हो गया जो इस आइगन फंक्शन में ऑपरेट होके हमको -1 की आइगन वैल्यू देता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये मतलब अच्छा क्वेश्चन है। ये नेट लेवल में, मतलब नेट में भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 डायमेंशनल फर्मियंस, ठीक है, 3 फर्मियंस थे, 3 डिस्टिंग्विशेबल, सॉरी सॉरी 3 डिस्टिंग्विशेबल फर्मियंस बोला है। एक पार्टिकल जो है वो हर स्टेट में है, तो ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका है? आइडेंटिकल पार्टिकल्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारे पास, हमको पता है कि हमारे पास n नंबर ऑफ फर्मियंस है ना, और n नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, इट मींस वेव फंक्शंस, वेव फंक्शन। ठीक है, मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो उसका वेव फंक्शन अलग होगा। सॉरी, सेकेंड ऑर्बिट में तो उसका वेव फंक्शन अलग होगा। मेरे पास n नंबर ऑफ फर्मियंस है और n ऑर्बिटल्स हैं, तो मेरे पास साई क्या होगा? इसको निकालने के लिए हम स्लैटर डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। स्लैटर डिटर्मिनेंट का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसको सही से लिखते हैं, स्लैटर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब स्लैटर डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मैं नेक्स्ट पेज में लिख के बताती हूँ आप लोगों को स्लैटर डिटरमिनेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो वेव फंक्शन निकालने के लिए मेरे को ये साई दिया है। ठीक है, 1 2
3 अप टू n। ये होता है 1/√ऑफ n फैक्टोरियल। n क्या है हमारा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे हमने n कितना दिया है? यहाँ पे देखिए n कितना दिया हमको? तीन। तीन डिस्टिंग्विशेबल पार्ट फर्मियॉन्स है हमारे पास, ठीक है। और अब डिटर्मिनेंट बनाना है हमको। ये मैट्रिक्स बन गया है। डिटर्मिनेंट बनाना है। सो डिटर्मिनेंट आएगा हमारा साई 1 1, साई 1 2 2 1, साई 3 1। अभी लिखिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। साई 1 n, ठीक है। ऐसे ही जाता रहेगा, ऐसे ही जाता रहेगा, ऐसे ही जाता रहेगा, और लास्ट में आएगा साई n। ठीक है। अब ये जो रो है, ये रो में जो हमको पार्टिकल्स बता रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 जितने भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब पहला पार्टिकल जो है वो ग्राउंड में है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल में है। यहाँ पे दूसरा पार्टिकल जो है वो ग्राउंड में है। मतलब ये जो चीज है ना, ये आपको पार्टिकल को बता रहा है, ठीक है। और ये जो चीज है, ये आपके ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स को बता रहा है। मतलब पहला पार्टिकल मेरा ग्राउंड में है, पहला पार्टिकल मेरा फर्स्ट में है, पहला पार्टिकल मेरा थर्ड में है। मतलब फर्स्ट पार्टिकल मेरा कहाँ कहाँ पे है वो ये बता रहा है, ठीक है। ये वाला क्या बता रहा है? मेरा पहला पार्टिकल कहाँ पे है? ग्राउंड में। दूसरा ग्राउंड में है। तीसरा ग्राउंड में। ये इसके बारे में बता रहा है। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और जितने हमारे पास वेव फंक्शन है, उसके बेसिस पे हम ये चीज बनाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? तीन वेव फंक्शन बोला है ना, साई अल्फा, साई बीटा, साई गामा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं। तो कैसे आएगा हमारा ये? साई इज इक्वल्स टू, तीन है तो √3 फैक्टोरियल, और डिटर्मिनेंट तो साई अल्फा पहला, बीटा पहला, गामा पहला। वैसे ही अब अल्फा में दूसरा पार्टिकल, अल्फा में तीसरा पार्टिकल, साई बीटा दूसरा। समझ आ रहा है? आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। अब बस इन लोगों को मल्टीप्लाई करना है। 1/√6 आएगा। पहली बार तो 1/√6 सिर्फ इन दोनों में है, सिर्फ ये दोनों तो कैंसिल हो गया, है ना। अब कॉमन सेंस लगाइए, हमारे पास क्या दिया है? फॉर्मूला, जिसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी सॉल्व करने से मैं इसलिए सॉल्व करके बताई कि आप लोगों को फर्दर आगे कभी क्वेश्चन आएंगे तो पता होना चाहिए। फर्मियंस का जो वेव फंक्शन होता है ना, ये एंटी सिमेट्रिक होता है, ये बताइए, है ना। और फॉर फर्मियंस का, लेकिन अगर हमारे पास बोसॉन्स होते हैं ना, तो बोसॉन्स का जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है। पता है ये चीज आप लोगों को पता ही होगी। तो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए हमारे पास वेव फंक्शन में नेगेटिव टर्म होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गलत, तो यही ऑप्शन बचता है। मीन्स आपको स्लेटर डिटर्मिनेंट का अगर ये चीज पता होता, और आपको ये अगर इसी की जगह अगर बोसॉन दिया होता, अगर यहाँ क्वेश्चन में बोसॉन बोलता ना, तो फिर आपका ये आंसर सही होता, और उसको हम स्लेटर डिटर्मिनेंट से नहीं निकालते। स्लेटर डिटर्मिनेंट सिर्फ फर्मियंस के लिए। ठीक है। तब हमारा ऑप्शन सी सही होता, तो हमारा सी करेक्ट होता। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है? फर्मियन। तो फर्मियन के केस में ये है।
और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको यही सेम आंसर आएगा, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थर्मोडायनेमिक्स चालू हो गया हमारा। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मैक्सवेल्स इधर पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल के थर्मोडायनेमिक रिलेशन एंड आपका इंटरनल एनर्जी, आपका एंथैल्पी, आपका हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये चारों के चारों थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। किस पे डिपेंड करते हैं, इनके कौन फंक्शंस हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी इसके इक्वेशन निकालने का ट्रिक भी पता होगा। मैक्सवेल्स के इक्वेशन क्या होता है, टी वी एस पी, एस वी टी पी, टी पी एस वी एंड एस वी टी वी। ये पहले लिखेंगे तो फिर एस एस वी टी पी कर देंगे, इसका इंटरचेंज करना है। देखो ये इसका इंटरचेंज है, ये इसका इंटरचेंज है। अब इसको लिखो तो क्या होगा, डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, del P upon del S at constant volume, del S upon del V at constant temperature is equals to del P upon del T at constant volume, del T upon del P at constant entropy, del V upon del S at constant pressure, and last del S upon del P at constant temperature and del V upon del T at constant pressure। जहाँ जहाँ VT साथ में है वहाँ एक नेगेटिव साइन लगा देना, बस याद रखना। अब ये जो है ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, जो कि आता है इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी से ये जो है ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है, ये आता है हमारा हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से। ये हमारा सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है, जो कि आता है हमारा एंथैल्पी से। और ये हमारा फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है, जो आता है गिब्स फ्री एनर्जी से। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में आप लोगों को चारों के चारों मैक्सवेल इक्वेशन ही दिए हैं। ये भी मैक्सवेल इक्वेशन है, ये भी मैक्सवेल इक्वेशन है, ये भी है, ये भी है। लेकिन हमको करेक्ट ढूंढना है, तो करेक्ट क्या है, टीपी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वीएस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये स्टैटिस्टिक्स से है, ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस पता होने चाहिए। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और मीडियन स्टैटिस्टिक्स, इसमें n के निकालने के जो फॉर्मूले हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि दे दिया है कि बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेल्स और 10 डिस्टिंग्विशेबल है, तो हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लगेगा। इसका फॉर्मूला होता है फॉर, अगर कंपार्टमेंट्स दिया है तो उसका फॉर्मूला होता है n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल अप टू जितना भी। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, n 10। और पहले कंपार्टमेंट में कितने हैं, 3, दूसरे में 3 और तीसरे में 4। ये दिया ना, इस माइक्रोस्टेट की क्या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4200। ठीक है। अभी कैलकुलेशंस आप कर लेना घर में, ठीक है, इससे क्योंकि छोटा थोड़ा थोड़ा करके जो है बहुत ज्यादा टाइम रिड्यूस हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का है। स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ, बीम्स लॉ, रेले-जीन्स लॉ, प्लैंक्स के लॉ, ये पता होना चाहिए। तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा टी टू द पावर 4। ये क्या होता है, ये हमारा होता है स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट। ठीक है। हमको क्या गिवन है कि एनर्जी पर सेकेंड एट इतना गिवन है, वो E दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो हमारी टोटल एनर्जी फिर क्या बचेगी। तो हमारे पास जब इनिशियली टेम्परेचर, अब क्योंकि टेम्परेचर डिग्री में है तो इसको सेंटीग्रेड केल्विन में कर लेते हैं। 273 कितना हो जाएगा, ये 1000 केल्विन हो जाएगा। T1 हमारा, T2 कितना हो जाएगा, 2227,
273, ये T2 हो जाएगा। तो T1 क्या है हमारा, 1000 केल्विन है। E2 निकालना है हमको, ये 25004। अब E डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल्स टू, वो कैंसिल हो जाएगा, ये 1000, 2500 का 4। अब E2 निकालना है, तो E2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2.5, 2.5 का होल 4 इंटू E। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखना, तो ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है इसकी 39.06 टाइम्स ऑफ ई आती है। मीन्स इसका आंसर ये होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैटिस्टिक्स ओबेड बाय फोटोन इज। तो फोटोन क्या है, फोटोन जो है, फोटोन एक बोसॉन है, बोसोनिक नेचर है। तो बोसॉन है तो वो कौन सा स्टैटिस्टिक्स शो करेगा, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। सारे गैस पार्टिकल जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। फर्मियंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है वो फर्मी स्टैटिस्टिक्स शो करते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ वन फेज सेल इन 6 डायमेंशनल फेज स्पेस इज। 6 डायमेंशनल है तो 6 डायमेंशन में 3 जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं हमारे पास, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, और 3 होते हैं हमारे पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। 3 क्या होते हैं हमारे मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ऐसे करके हमारे पास टोटल 6 कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है वो फेज स्पेस होता है। ठीक है। अब बोल रहा है कि मिनिमम वॉल्यूम, तो ये हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकालते हैं कि इसकी मिनिमम वॉल्यूम जो है वो H0³ होगी। ओके, सो सेशन को यही एंड करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है ये समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक करिए। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरीज हो, अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है फिजिक्स की, आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्लस आपको स्क्रीन में जो है नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। ओके, सो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए सेट एग्जाम की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।